ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है जिंक। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज जिंक। अब न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स पढ़ा था हमने, सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़ा था हमने। उसके बाद डाइटरी फाइबर्स, विटामिन, उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियां, विटामिन ए के तहत हमने ज़ेरोप्थेल्मिया पढ़ा था, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस पढ़ा था। फिर विटामिन बी 3 डेफिशिएंसी या पेलेग्रा, ट्रेस एलिमेंट्स, उसके तहत डाइटरी ऑक्सीडेंट्स। उसके बाद हमने आयरन पढ़ा, उसके तहत न्यूट्रिशनल एनीमिया और एनीमिया मुक्त भारत पढ़ा। आयोडीन पढ़ा, उसके तहत हमने आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर और नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम पढ़ा। फिर हमने फ्लोरीन पढ़ा, उसी के तहत हमने एंडेमिक फ्लोरोसिस भी पढ़ा था, और उसके बाद नालगोंडा टेक्निक भी किया था। ठीक। तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आप जब चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे, तो चैनल की प्लेलिस्ट में न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाली प्लेलिस्ट खोलोगे, तो आपको ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस उनके नोट्स के साथ मिल जाएंगे। ठीक। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज जिंक। छोटा सा टॉपिक है, एज सच ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन वाइवा एमसीक्यूज के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और कभी कभार पटकी क्वेश्चन में वेरी शॉर्ट नोट पे आ सकता है। तो जिंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पहली चीज तो जिंक एंटीऑक्सीडेंट एजेंट होता है। अब अगर हम जिंक को न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो ये देख लें कि भैया इसकी जरूरत क्यों होती है। इसकी जरूरत होती है इंसुलिन को बनाने में, यानी कि इंसुलिन के सिंथेसिस में। ये कहाँ होता है? पेनक्रियाज में जो इंसुलिन का सिंथेसिस होता है ना, उसके लिए हमको जिंक की काफी जरूरत होती है। कैसे होती है उसकी बायोकेमिस्ट्री में तो नहीं घुसेंगे, लेकिन हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि भैया जिंक की जरूरत होती है इंसुलिन को बनाने में या इंसुलिन के सिंथेसिस में। तो इसकी बायोकेमिस्ट्री में हम नहीं जाते हैं, बस इतना याद रखो कि इंसुलिन के सिंथेसिस के लिए आपको जिंक की जरूरत होती है। ठीक। तो हमने देख लिया कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, इंसुलिन के सिंथेसिस में इसकी जरूरत होती है। अब सोर्सेस क्या क्या होते हैं जिंक के? तो देखो, एनिमल फूड जो होते हैं ना, वो काफी अच्छे सोर्सेज होते हैं, जैसे कि आप फिश बोल लो, मीट बोल लो, मिल्क बोल लो। ये सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ये जिंक के लिए अच्छे सोर्स होते हैं। जबकि देखो, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स में भी मिलते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स में जो जिंक पाया जाता है ना, उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत लो होती है। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? कि जितना आपने खाया, उसका कितना प्रतिशत आपके शरीर में गया। दैट इज थोड़ा सा वेग तौर पे अगर समझना चाहे तो, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब जितना आपने खाया उसका कितना प्रतिशत आपके शरीर को लगा, दैट इज बायो अवेलेबिलिटी। तो वेजिटेबल्स में जो जिंक होता है ना, उनकी बायो अवेलेबिलिटी काफी लो होती है। इसीलिए एनिमल फूड्स जैसे कि फिश, मीट, मिल्क, ये सब कुछ अच्छे सोर्सेस कहे जाते हैं जिंक के। ठीक। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि भैया जिंक एंटीऑक्सीडेंट होता है, और इंसुलिन के सिंथेसिस में जरूरत होती है उसकी। एनिमल फूड अच्छे सोर्सेस इसके होते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि कहाँ से मिलता है। अब अगर हमने नहीं लिया तो, और जिंक की डेफिशिएंसी हो गई हमारे शरीर में, तो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहली चीज तो एगूसिया। एगूसिया मतलब लॉस ऑफ टेस्ट, स्वाद चले जाता है जीभ से। याद है ना, ये खतरनाक टाइप की चीज हमको अभी कहाँ दिखी थी? कोविड में जहां स्मेल गई, टेस्ट किया, वहां तो हवाइयां उड़ जाती थी लोगों की, भाई साहब लग गए। तो एक्चुअली वो सिर्फ कोविड में नहीं होता था। एगूसिया दैट इज लॉस ऑफ टेस्ट और भी चीजों में होता है, उनमें से एक है जिंक की डेफिशिएंसी। उसके अलावा एक्रोडर्मेटाइटिस एंट्रोपैथी का भी होता है। इसमें क्या होता है कि एक्चुअली इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, जिसमें आपका जो शरीर होता है वो जिंक को अपटेक ही नहीं कर पाता, जिंक को ले ही नहीं पाता है। तो इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है जिसमें कि आपका जिंक का अपटेक इम्पेयर्ड हो जाता है, और शरीर को जिंक मिल ही नहीं पाता है। तो ये दूसरी चीज हो गई जिंक डेफिशिएंसी की। और दूसरी चीज, तीसरी चीज, जिंक की डेफिशिएंसी हो जाएगी अगर, तो और क्या हो सकता है? इंसुलिन सिंथेसिस हो जाएगा। ये तो हमने पढ़ ही लिया यार, वहां पे इंसुलिन के सिंथेसिस में जरूरत थी, नहीं हो पाई। उसके अलावा क्या हो सकता है? ग्रोथ फेलियर। ग्रोथ फेलियर हो सकता है।
उसके अलावा ड्वार्फिज्म और हाइपोगोनाडिज्म हो जाएगा, है ना। बौने रहेंगे, गोनैड भी छोटे हो जाएंगे, हाइपोगोनाडिज्म हो जाएगा, ग्रोथ भी नहीं होगी अच्छे से, सेक्सुअली इन्फेंटिज्म हो जाएगा। इसमें क्या होता है, एडोलसेंट एज में प्यूबर्टी तो आ गई, लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आपके अच्छे से डेवलप नहीं हुए। उसके अलावा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो खराब हो जाती है। और उसके बाद डिलेड वुंड हीलिंग भी देखी जाती है कि आपको चोट लगेगी, लेकिन वो चोट उतनी जल्दी ठीक नहीं होगी। उसके अलावा परनीशियस एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, सही मैक्रोसिटिक एनीमिया पाया जाता है। उसके बाद थैलेसीमिया भी मिल सकता है। उसके अलावा एमआई और हेपेटोस्प्लेनोमेगाली भी देखा गया है एसोसिएटेड विद जिंक डेफिशिएंसी। ठीक, तो जिंक डेफिशिएंसी किन किन चीजों से एसोसिएट होती है, क्या क्या कॉज करती है, ये तो हमने देख लिया। अब इस सवाल ये है कि इसको याद कैसे करेंगे कि लोगों में जब जिंक डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या क्या होता है। तो देखो, जिंक की डेफिशिएंसी हो गई तो जिंक आप नहीं खा रहे हो, जिंक नहीं खा रहे हो, तो क्या सबसे पहली चीज याद रख लो, एगूसिया तो आपको याद रहेगा। ये खतरनाक वाली चीज जो है ना, ये हमेशा याद रहती है। तो एगूसिया यानी टेस्ट नहीं आ रहा। अब टेस्ट नहीं आ रहा तो वैसे जिंक नहीं खा रहे तो क्या होगा, इम्पेयर्ड अपटेक हो जाएगा, यानी कि एक्रोडर्मेटाइटिस एंट्रोहेपेटिका, एंट्रोपैथिका। उसके बाद अब आपने खाया ही नहीं तो सिंथेसिस किसका नहीं होगा, इंसुलिन का सिंथेसिस नहीं होगा। ठीक, तो कैसे याद करेंगे, फिर से बताते हैं। जिंक की डेफिशिएंसी हो जाए, ये याद कैसे करना है, पहली चीज कि भैया टेस्ट चला जाएगा। अब अगर टेस्ट चला गया तो आपने जिंक खाया ही नहीं, तो एक्रोडर्मेटाइटिस एंट्रोपैथिका हो गया। ठीक है, ये दूसरी चीज हो गई। अब आपने खाया ही नहीं है अगर, तो इंसुलिन की सिंथेसिस भी आपका कम हो गया है ना, क्योंकि जरूरत होती है। अब जब खा ही नहीं रहे हो, सिंथेसिस भी कम हो गया है, टेस्ट नहीं आ रहा, तो कुछ खाओगे ही नहीं, कुछ खाओगे ही नहीं तो क्या देखने मिलेगा, ग्रोथ फेलियर हो जाएगा। दादा कुछ खा ही नहीं रहे हो तो ग्रोथ कहाँ से होगी, ग्रोथ फेलियर हो गया। ग्रोथ फेलियर हो गया तो क्या होता है, ग्रोथ फेलियर से हाइट नहीं बढ़ती है, वेट नहीं बढ़ता है, दैट इज ड्वार्फिज्म। तो ड्वार्फिज्म भी हो गया। अब सब कुछ छोटा हो रहा है तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी नहीं आएंगे, दैट इज सेक्सुअल इन्फेंटिलिज्म। ठीक है, अब इतनी सारी चीजें कम हो गई हैं आपकी, तो बट ऑब्वियसली यार इम्यूनिटी तो कम हो ही जाएगी, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कम हो गई। अब दादा इम्यूनिटी कम हो गई है तो बट ऑब्वियसली चोट ठीक कहाँ होगी, इम्यूनिटी नहीं है, चोट ठीक होगी नहीं, दैट इज डिलेड वुंड हीलिंग हो जाएगी। अब वुंड हीलिंग डिलेड हो गई है, यानी कि चोट लगी तो खून बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, खून बह जाता है तो क्या हो जाता है, एनीमिया। तो ऐसे याद कर सकते हो कि भाई एनीमिया हो जाएगा, परनीशियस, मेगलोब्लास्टिक, मैक्रोसिटिक, तो एनीमिया हो जाएगा। अब एनीमिया हो गया है तो उसका भाई बंधु भी करवा लेते हैं, तो थैलेसीमिया भी हो जाएगा। तो थैलेसीमिया भी देख लिया। अब यार वुंड हीलिंग नहीं हो रही है, ब्लड बह गया, एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया होगा, तो ब्लड से रिलेटेड एक और चीज करा देते हैं, तो अपन हार्ट से रिलेटेड पे चले जाते हैं, दैट इज एमआई हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब दिल आ गया है तो लीवर और स्प्लीन के पीछे रहते हैं, बोले हम भी बड़े लोग हैं, हम भी बड़े हो जाएंगे, तो हिपैटो और स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी। तो ऐसे याद कर सकते हो कहानी के तौर पे कि जिंक डेफिशिएंसी में क्या होता है। तो कहानी के तौर पे कैसे याद रखेंगे कि टेस्ट चला गया, टेस्ट चला गया तो आपने खाया नहीं, यानी इम्पेयर्ड अपटेक हो गया, तो एक्रोडर्मेटाइटिस एंट्रोपैथिका। उसके बाद आपने जब खाया ही नहीं तो इंसुलिन का सिंथेसिस नहीं हुआ। अब जब कुछ खा ही नहीं रहे हो, सिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा तो सेक्सुअल इन्फेंटिज्म भी हो जाएगा, क्योंकि हाइट ही नहीं बढ़ी तो सेक्सुअल सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी नहीं आए। अब सब कुछ कम हो रहा है तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कम हो गई, इम्यूनिटी कम हो गई तो वोंड हीलिंग भी नहीं हुई, वोंड हीलिंग नहीं हुई तो खून ज्यादा बह गया तो एनीमिया हो गया, परनीशियस, मैक्लोब्लास्टिक और मैक्रोसिटिक। एनीमिया होना था तो उसका भाई भी हो गया थैलेसीमिया। अब ब्लड और ब्लड से रिलेटेड चीजें हो रही तो हार्ट कहाँ बचेगा, तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया। अब हार्ट ने कुछ किया तो स्प्लीन और लीवर के पीछे रहते, तो हेपेटोस्प्लीनोमेगाली हो गया। ठीक, तो ऐसे लाइन से अगर आप याद रखोगे तो कहानी के तौर पे याद हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गई जिंक डेफिशिएंसी की, लोगों में अगर जिंक की डेफिशिएंसी हो जाए तो। अब लोगों की बात करें तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान जिंक की डेफिशिएंसी हो जाए तब क्या होगा भाई साहब। ठीक है, नॉर्मली तो जिंक की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमने बता दिया कि क्या क्या होगा, मगर प्रेगनेंसी में अगर डेफिशिएंसी हो जाए जिंक की तब क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। एक तो भाई साहब आपका सीधा सीधा स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है। ठीक है,
कि अगर जिंक की डेफिशिएंसी हो रही है प्रेगनेंसी में, मदर ध्यान नहीं रख रही है, तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन देखने को मिलता है। उसके अलावा क्या हो जाएगा, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है बच्चे में। उसके अलावा प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। उसके अलावा लो बर्थ वेट हो सकता है। लो बर्थ वेट यानी कि करीब 2500 ग्राम या 2.5 किलो से कम वेट का बच्चा। प्री टर्म डिलीवरी मतलब इस समय से पहले ही डिलीवरी हो गई। उसके अलावा कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकते हैं। उनमें ज्यादातर कौन सा देखने मिलता है, एनेंसेफली देखने को मिलती है। ठीक, तो ये जिंक की डेफिशिएंसी जब प्रेगनेंसी में होती है तब ये सब कुछ देखने को मिलता है। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो याद देखो, सिंपल है। प्रेगनेंसी में अगर कोई चीज पंगे होंगे तो क्या होगा, सबसे पहली चीज तो जो दिमाग में आता है अबॉर्शन, तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। उसके अलावा प्रेगनेंसी में और दूसरी चीज क्या है, तो आप जिंक ले नहीं रहे हो तो बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी। बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी तो समय से पहले बच्चा बाहर आ जाएगा। अब समय से पहले बच्चा बाहर आ गया तो बट ऑब्वियसली बच्चे का वजन कम ही रहेगा। अब ना ही उसकी ग्रोथ हुई, ना ही समय से पहले बाहर भी आ गया, बर्थ वेट भी कम है, तो इतनी सारी चीजें होंगी तो कुछ ना कुछ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन तो उसको देखने को मिलेगा ही। तो ऐसे भी लाइन से आप याद कर सकते हो। ठीक, तो ये हो गया जिंक डेफिशिएंसी प्रेगनेंसी में हो जाए तो क्या क्या चीजें होती हैं। उसके बाद एक और चीज के लिए जिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पता है आपको क्या, जिंक सप्लीमेंटेशन। जिंक का सप्लीमेंटेशन जब हम ओआरएस के साथ करते हैं, देखो, जब भी लोगों को उल्टी दस्त वगैरह होता है तो आप क्या देते हो, ओआरएस। ओआरएस इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, जिससे हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो अब आपने ओआरएस लोगों को दे रहे थे तो डायरिया कम हो रहा था, लेकिन आज की डेट में जब आप देखोगे ना तो ओआरएस के साथ जिंक भी दिया जाता है। ये क्यों, ओआरएस के साथ जिंक इसलिए दिया जाता है क्योंकि जिंक जो होता है वो डायरिया की, जो दस्त हो रहे हैं लोगों को, उसका ड्यूरेशन भी कम करता है और सिवियरिटी भी कम करता है। दोनों चीजें कम करने में मदद करता है जिंक। इसलिए आजकल ओआरएस के साथ जिंक को दिया जाता है। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे कि जिंक सप्लीमेंटेशन हम ओआरएस के साथ क्यों करते हैं, तो जिंक जो होता है वो डायरिया की सिवियरिटी और ड्यूरेशन दोनों को कम करता है। ठीक है, मतलब आपको ज्यादा लंबे समय तक डायरिया नहीं चलेगा और दूसरी चीज ज्यादा खतरनाक वाला नहीं होगा। अब कितना देना है, ये भी तो सवाल आता है कि ओआरएस तो ठीक है, आपने ओआरएस दे रहे हो, लेकिन जिंक की जो टैबलेट्स आती हैं, सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सब जगह मिलती है। तो वहां पे ना 2 टैबलेट्स दी जाती हैं, 2 डोजेस की। एक होती है 10 मिलीग्राम की और एक होती है 20 मिलीग्राम की। 2 तरह की डोजेस में टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं। तो किसको देनी है, तो अगर 6 महीने से कम उम्र का बच्चा है तो उसको 10 मिलीग्राम की देनी है। और अगर 6 उम्र से ज्यादा, 6 महीने से ज्यादा उम्र का बच्चा है या कोई बड़ा है तो उसको 20 मिलीग्राम देनी है। सिंपल, 2 ठोक आती हैं यार, 10 और 20। ठीक है, तो 20 बट ऑब्वियसली ज्यादा में दोगे, 10 बट ऑब्वियसली कम में दोगे, तो कितने कम में देने हैं बस ये याद रखना है। 6 महीने से कम है तो 10 में दे दो, 6 महीने से ज्यादा है तो 20 की डोज दे दो। ठीक है, तो ये होता है। इनफैक्ट एक एमसीक्यू भी आया था कि जिंक सप्लीमेंटेशन अगर 12 महीने के बच्चे को देना है तो कितना, तो उसका 20 मिलीग्राम आंसर था। उसको अलग से याद करने की क्या जरूरत है, बट ऑब्वियसली 6 महीने से ज्यादा था वो, यानी कि 12 महीने का था तो 6 महीने से ज्यादा था, इसलिए उसको 20 मिलीग्राम पर डे की डोज से दी गई थी। ठीक, अब ना एक और चीज याद रखना, किसी भी तुम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहीं भी जाओगे ना, तो वहां पे आजकल नया शुरू किया गया है ओआरएस जिंक कॉर्नर। ठीक है, कहीं भी जाओगे तुम तो वहां पे ऐसा आपको एक कॉर्नर में एक टेबल रखी रहती है। टेबल पे कुछ बर्तन रखे रहते हैं, एक पानी की बोतल रखी रहती है, उसके बाद एक ट्रे रखी रहती है जिसमें आपको ओआरएस रहता है और जिंक की टैबलेट्स होती हैं। और वहां पे लिखा रहता है ओआरएस जिंक कॉर्नर। और उसके अलावा उससे रिलेटेड पोस्टर्स वगैरह रखे रहते हैं, ओआरएस और जिंक से रिलेटेड, डायरिया से रिलेटेड पोस्टर्स वहां पे लगे रहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओआरएस जिंक कॉर्नर। कई जगह पे ओआरएस कॉर्नर भी बोलते हैं, कई जगह पे जिंक ओआरएस कॉर्नर बोलते हैं, कहीं पे ओआरएस जिंक कॉर्नर बोलते हैं।
तो ये क्या होता है आपसे पूछा जाता है वाइवा में कभी कभार, क्योंकि क्या होता है ना, आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर की विजिट जाते हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की विजिट जाते हो, तो वहां पे आपको ये ओआरएस जिंक कॉर्नर होते हैं। तो आप वहां बता देना कि वहां पे ओआरएस जिंक कॉर्नर्स, ओआरएस जिंक से रिलेटेड पोस्टर्स होते हैं, पानी की बोतल होती है, एक बर्तन होता है, जिंक टैबलेट्स रखी होती हैं, ओआरएस के पाउच रखे रहते हैं, और वहां पे वो लगा रहता है कि भाई ये ओआरएस जिंक कॉर्नर है। अब सवाल ये है कि इसकी जरूरत क्या है, या यहाँ पे किया क्या जाता है। यहाँ पे ना जो हेल्थ स्टाफ होता है, हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, जो भी मरीज वगैरह आते हैं ना, उनको एक्चुअली में यहाँ से जिंक टैबलेट्स तो अवेलेबल कराई दी जाती हैं, साथ में ओआरएस के पाउच भी अवेलेबल कराए जाते हैं। उसके अलावा उनको ना ओआरएस यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट की मदद से ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बनाना सिखाया जाता है। कैसे सिखाया जाता है? तो उनको बताया जाता है कि भैया देखो, एक उनको बताया जाता है कि भैया देखो, एक साफ बर्तन लो, उसमें 1 लीटर 1 लीटर पानी उबालो, उसको ठंडा करो, फिर 1 लीटर पानी जो आपने उबाल के ठंडा किया है उसको पूरा का पूरा एक बर्तन में डाल लो। उसके बाद एक पूरा का पूरा सैशे ओआरएस का इस बर्तन में डालो और अच्छे से घोलो। ये दिख रहा है घोलने के लिए? अच्छे से घोल घोल के पूरा सॉल्यूशन बना लो 1 लीटर का। उसके बाद वो पूरा 1 लीटर वापस इस 1 लीटर की बॉटल में डाल दो, और दिन भर पानी की जगह पे बच्चे को या बड़े को ये ओआरएस का सॉल्यूशन पिलाओ। ठीक, ऐसा सिखाया जाता है कि भैया ये जो एक पाउच आता है ना, ये 1 लीटर पानी के लिए ही बना होता है। तो ऐसे बनाना सिखाया जाता है ओआरएस जिंक कॉर्नर में। प्लस यहाँ पे जिंक टैबलेट्स भी होती हैं, तो ओआरएस के पाउच के साथ जिंक आप दे दोगे। क्यों दे रहे हैं जिंक? क्योंकि जिंक जो है ड्यूरेशन और सिवियरिटी दोनों कम कर रहा है। ठीक, तो ये ओआरएस जिंक कॉर्नर के बारे में याद रखना, कई बार आपसे पूछा जाता है। ठीक, अब ना आपने ये तो दे दिया कि भैया ओआरएस जिंक देना है, लेकिन भाई साहब ज्यादा मत दे देना, पंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा दे देने से, यानी कि अगर जिंक की टॉक्सिसिटी हो जाए, तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जितना बोला गया उतना देने का, ज्यादा देने से पंगे हो जाएंगे। तो टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, और टॉक्सिसिटी में क्या, डेफिशिएंसी में तो हमने देख लिया, इतनी सारी चीजें थी, टॉक्सिसिटी में भी एक चीज देख लेते हैं, दैट इज पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको जिंक के बारे में पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो यार ये ना पटकी क्वेश्चन है, ऐसे हमेशा नहीं आता, बहुत कभी कभार ही आना हो तो आ जाता है पटकी क्वेश्चन। आपको शॉर्ट नोट पे जिंक पे आ सकता है, या फिर आपको इनफैक्ट वेरी शॉर्ट ना, वेरी शॉर्ट नोट पे जिंक ओआरएस कॉर्नर पे भी आपको अगर पटकी क्वेश्चन किसी को बनाना हुआ तो आ सकता है। तो वो मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो वाइवा में आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि जिंक का हमारे शरीर में क्या इस्तेमाल होता है। सेकंड चीज, सोर्सेस क्या क्या हैं, और वेजिटेबल सोर्सेस अच्छे क्यों नहीं हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। आपसे डेफिशिएंसीज पूछी जाएंगी कि चलो कोई डेफिशिएंसी 5 एसोसिएटेड बता दो कि अगर जिंक की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या, तो वो आपको बताते आना चाहिए। हालांकि ये एमसीक्यू के लिए अंडरलाइन दिख रहा है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। उसके बाद प्रेगनेंसी में अगर डेफिशिएंसी हो जाए, ये वाइवा में पूछा जाता है भैया, इसको याद रखना। ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइवा का पूछा ही जाएगा। याद देखो, प्रैक्टिकल वाइवा जो होता है ना, उसमें आपकी टेबल पे बहुत सारी चीजें रखी रहती हैं, तो उसमें आपकी टेबल पे ओआरएस भी रखा रहता है और जिंक टैबलेट भी रखी रहती हैं। तो ये आपसे प्रैक्टिकल वाइवा में पूछा ही पूछा जाएगा कि ये जिंक, ओआरएस तो पूछा ही जाएगा। तो ओआरएस कैसे बनाना है वो हमने ओआरएस जिंक कॉर्नर में अभी पढ़ लिया, और जिंक कितनी देना है और क्या, ये आपसे पूछा जाता है। तो क्यों देना है ये भी देख लिया, कितनी देना है ये भी देख लिया। प्रैक्टिकल वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस याद रखना भाई साहब, स्पॉट्स में अगर आपके म्यूजियम में ओआरएस और जिंक की टैबलेट रखी हैं, तो आपसे स्पॉट्स पे पूछा जा सकता है कि ओआरएस और ओआरएस जिंक कॉर्नर क्या होता है। प्लस आपसे स्पॉट्स में जिंक की डोजेस भी पूछी जाती हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। 6 महीने से कम में 10 और 6 महीने से ज्यादा में 20 मिलीग्राम पर डे। ठीक, तो ये तो हो गया आपका वाइवा के लिए। अब बात करते हैं एमसीक्यूज की।
वाइवा में एक और चीज याद रखना, ओआरएस, जिंक, कॉर्नर, ये वाइवा के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। जो भी जो पब्लिक हेल्थ में काम किए हैं, जो एक्सटर्नल्स, उन लोगों के लिए ना ये ओआरएस, जिंक, कॉर्नर बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाइवा के लिए, तो इसको समझाते आना चाहिए। ठीक, तो ये तो हो गया आपके वाइवा के क्वेश्चंस। अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट मिलेंगे हमारे नोट्स और स्लाइड्स में, वो सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो इस पे आया तो नहीं है, लेकिन एक एमसीक्यू आ सकता है कि जिंक किस लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज, एक एमसीक्यू इस पे आ सकता है एनिमल फूड की प्लांट बेस्ड फूड, किसमें कौन सा ज्यादा अच्छा सोर्स होता है, इस पे भी आपको एमसीक्यू आ सकता है। जिंक डेफिशिएंसी पे तो कई बार एमसीक्यू आया है। एक्रोडर्मेटाइटिस एंट्रोपैथिका, growth failure, dwarfism, hypogonadism, sexual infantism, impaired cell-mediated immunity, delayed wound healing, macrocytic anemia, hepatosplenomegaly, इन सब पे एमसीक्यू आया है कि ये सब जिंक डेफिशिएंसी से रिलेटेड हैं या कॉज करती, जिंक डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। ठीक, उसके अलावा इस प्रेगनेंसी वाले पे नया एमसीक्यू अगर कोई बनाना चाहेगा तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। डोजेस पे भाई साहब, डोजेस पे आपको एमसीक्यू आएगा, मुझे बहुत सारी उम्मीद है कि आएगा। और प्लस एक एमसीक्यू तो आया ही हुआ है कि 12 महीने के बच्चा है तो कितना। पल्मोनरी फाइब्रोसिस पे भी एमसीक्यू आया हुआ है कि टॉक्सिसिटी से क्या हो जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। प्लस ओआरएस, जिंक, कॉर्नर पे आपको आ सकता है, और उस पे एक्चुअली यही आएगा कि सप्लीमेंटेशन, जिंक सप्लीमेंटेशन से क्या होता है, तो ड्यूरेशन और सिवियरिटी डायरिया की कम होती है। इस पे भी आपको एमसीक्यू आ सकता है। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको जिंक के बारे में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।